Okay, my dear student, here it comes, the well-known normal or the Gaussian distribution. बहुत ज़्यादा इसके मुतालिक सुनते हैं लोग, जब भी स्टैटिस्टिक्स की बुक्स छपती हैं तो उसके टाइटल पर उमूमन ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉन होती है। और दिस डिस्ट्रीब्यूशन वाज ड्राइव्ड बाय द वेल नोन जर्मन मैथमेटिशियन, हिज नेम वाज कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो है, जब उसने ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी तो उस वक्त की जर्मन गवर्नमेंट ने 10 जर्मन मार्क का करेंसी नोट गॉस की तस्वीर के साथ शाया किया था। इफ यू वांट टू सी दैट पर्टिकुलर नोट तो यू कैन सी इट इन गूगल। आप किसी भी वक्त गूगल में जाएं और आपको वो करेंसी नोट नजर आ जाएगा। आई जस्ट वांट टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। दुनिया की उन 17 बड़ी इक्वेशंस में से एक इक्वेशन, एक फंक्शन साबित हुआ जिन्होंने दुनिया मैथ की तारीख का रुख बदल दिया। तो सबसे पहले मैं आपको वो करेंसी नोट दिखा दूं। ओके, हेयर इन गूगल क्रोम एनी टाइम यू मे राइट 10 जर्मन मार्क्स और उसके बाद आप एंटर कर दें। एंटर करने के बाद किसी भी वक्त आप इमेजेस में जाएंगे तो इमेजेस में जाकर आपको ये नोट मिल जाएगा, जो साइड में भी बनी हुई आ रही है तस्वीर। ये करेंसी नोट जो है डच मार्क या जर्मन मार्क आप किसी वक्त भी लिखते हैं। तो थोड़ा सा नेट स्लो है, इस वजह से इसमें प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है। अदरवाइज आप देख तो चुके हैं कि यहाँ पर वो करेंसी नोट जो है गॉस की तस्वीर के साथ मौजूद है। ओके, हेयर यू कैन सी ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस की तस्वीर है और यहाँ पर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनी हुई भी नजर आ रही है। एक अरसे तक ये करेंसी नोट के तौर पर रोलिंग में रहा है। वहाँ पर 2002 या 2003 के अवाइल में उसे ख़त्म किया गया। अदरवाइज आज भी सुनाई ये नोट कारामद है। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट थी गॉस के लिए ये। सोचें आप, कौन सा ऐसा काम इसने किया होगा कि जिसकी बेसिस पे इतना बड़ा एजाज गॉस को मिल गया। तो करेंसी नोट में मैंने आपको गॉस की तस्वीर दिखा दी और साथ ही साथ अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन है। अर्लियर गॉस ने अपने नाम के साथ मौसूम किया था इसे। देन लेटर ही रियलाइजेस के ये तो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, ये तो नेचर की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसने उसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया। बेल शेप सिमेट्रिकल नेचर होती है। इट इज परफेक्टली सिमेट्रिकल अबाउट द मीन। इस तरह के मीन मीडियन मॉड इस डिस्ट्रीब्यूशन में सेम होते हैं। जब भी याद रखें मीन मीडियन मॉड के दरमियान डिफरेंस क्रिएट होना शुरू होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं रहेगी, बल्कि उसके अंदर स्क्यूड, उसका बिहेवियर स्क्यूड हो जाएगा। स्क्यूनेस उसमें आ जाती है, जो कि बाय मीन्स ऑफ पियर्सन स्क्यूनेस या मोमेंट बेस्ड स्क्यूनेस के जरिए भी निकाली जा सकती है। खैर वो टॉपिक अभी नहीं है, लिहाजा मीन मीडियन मॉड सेम होते हैं इसमें। और डोमेन इसका ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। इसका डोमेन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक लिखा जाता है, लेकिन गॉस ने यह मसला भी हल कर दिया। इसने अप्रोक्सीमेट डोमेन की वैल्यूज भी आपको प्रोवाइड कर दी। म्यू -3 सिग्मा, म्यू +3 सिग्मा, कुछ याद आ रहा है? ये वही अप्रोक्सीमेट कॉन्फिडेंस इंटरवल जो पढ़ाए थे मैंने आपको। म्यू इज द मीन एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। किसी भी नेचुरल डेटा का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम मालूम कर लें तो किसी वक्त भी हमें उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का पता चल सकता है बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन शेप इज बेल शेप सिमेट्रिकल। ये बेल शेप सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या कारनामे कर सकती है आपके लिए, उसके लिए एक रनिंग एनालिसिस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। व्हाट इज दैट रनिंग एनालिसिस? वो रनिंग एनालिसिस जो है वो इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बाद बताऊंगा, क्योंकि पीडीएफ भी रिक्वायरमेंट है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसका पीडीएफ भी, ये पीडीएफ करेंसी नोट पे भी लिखा हुआ था 10 जर्मन मार्क के। 1/√2 पाई सिग्मा e raised to power -12 x - mu upon sigma to the whole square, ये मौजूद है चूंकि लिहाजा डोमेन में -∞ और +∞ है। छोटा सा ये काम कर लें कि आप म्यू और सिग्मा की वैल्यूज जो पैरामीटर्स हैं इसमें बिल तरतीब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को शो कर रहे हैं। एक छोटा सा आपको टास्क दे रहा हूं कि इसे आप सिंप्लीफाई कर दें इस फंक्शन को, और सिंप्लीफाइड फॉर्म मुझे बताएं इसकी बाय पुटिंग म्यू इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1। मेरी वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा काम कर लें, उसके बाद मैं आपको रिजल्ट वैसे ही दिखा दूंगा। ओके, आफ्टर सॉल्विंग इट, एक्स की जगह एक्स रखना था, पाई की जगह पाई ही रखना था। तो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसकी, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको जी वेरिएबल से कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने शो किया। मैं एक्स भी लिख सकता था, लेकिन जी लिखने की वजह यह है कि जी एक ट्रांसफॉर्मेशन भी है। देखिए, आप x की जगह z लिखें, y लिखें, बात तो एक ही है ना। f of z is equals to 1/√2 pi e raised to power -g² upon 2, आपके पास x² upon 2 आया होगा।
ये -3 से +3 कैसे आया डोमेन? यहाँ तो -∞ से +∞ है। यकीनन मैंने वो जो डोमेन के फार्मूले हैं वो यूज किए हैं, ये वाले फार्मूले, तो मेरे पास वो रिजल्ट आ गया। By putting mu is equals to 0 and sigma is equals to 1, I got the values of the domain of Z, which is approximately starting from -3 and it ends up to +3, और यूं एक अदद डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल की बन जाती है। अब इसके बाद मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पिक्चर आपके सामने आई है इलस्ट्रेशन, इसकी सारी प्रोबेबिलिटीज को आप याद कर लें अच्छी तरह से, इसे गौर से देखें, वीडियो पॉज करें, इन सारी वैल्यूज को याद कर लें। ओके, समझ लें कि आपके सामने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक ब्रेड की शक्ल में रखी हुई है, जिसे स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया गया है। और इसके मजीद आसान कर दूं बात आपके लिए, देखें आपका फर्स्ट स्लाइस और लास्ट स्लाइस में क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट 13%, इट इज 0.13%, यानी 1% का भी 13वां हिस्सा। तो इसको बिल्कुल उसी तरह निगलेक्ट कर दें जिस तरह आप उमूमन खाने के वक्त ब्रेड के फर्स्ट और लास्ट स्लाइस को इग्नोर कर देते हैं, सेकंड से शुरू करते हैं ना लोग। तो आप यहां से याद करना शुरू करें, 2.15%, 13.59%, 34.13%, 34.13%, 13.59% एंड 2.15%। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो आपने कर ली, अगर आपने इसको याद कर लिया है, अगर इसे आपने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया। क्यों? केस ओरिएंटेड हो गया ये। कैसे? रनिंग एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव के तौर पे भी आप देख सकते हैं, पार्शियली इन्फरेंशियल भी है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यूज समझ लें। यहाँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है, बात एक ही है, जी की वैल्यूज लिखी हुई है ना, छोड़ दें। ये रॉ स्कोर्स को देखें, ये वाला स्केल। अब मैं आपको इसके लिए एक स्टोरी बताता हूँ। वो ये कि मैंने एक अदद क्लास को पढ़ाया, उस क्लास ने IQ मैंने पढ़ाया उन्हें, IQ स्कोर्स जो हैं वो 100 से ऊपर आ सकते हैं। तो मेरी क्लास का जो रिजल्ट आया, मैंने उन रिजल्ट्स को प्लॉट कर दिया, वो नॉर्मल आया। अब मुझे बताएं मेरी क्लास में एवरेज स्कोर कितना लिया है स्टूडेंट ने? यकीनन आप लोग यहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक, मेरी क्लास में औसतन लोगों ने 100 मार्क्स हासिल किए हैं, बिल्कुल करेक्ट। मीडियन को कैसे कहेंगे? मीडियन भी यही 100 है, मॉड भी यही है। मीडियन को कैसे बोलेंगे? मीडियन इज द मिडिल वैल्यू, राइट। तो मेरी क्लास में 50% स्टूडेंट्स ने 100 या उससे कम मार्क्स, बाकी 50% ने 100 या उससे ज्यादा मार्क्स हासिल किए। ये मैंने मीडियन की लैंग्वेज बोली। अब मॉड की लैंग्वेज कैसे कहेंगे? यकीनन मेरी क्लास में ज्यादातर स्टूडेंट्स ने 100 मार्क्स हासिल किए, ये जो मैंने कहा है ये मॉड की लैंग्वेज है। अब इसके बाद एक केस ओरिएंटेड कैसे हो गया? देखें, किसी भी वक्त मैं आपसे सवाल करूंगा, मैंने प्रोबेबिलिटी तो नहीं पढ़ाई नॉर्मल में, लेकिन मैं सवाल कर रहा हूँ, ये बताएंगे मेरी क्लास में 100 से लेकर 110 तक मार्क्स हासिल करने वाले स्टूडेंट कितने परसेंट हैं? जवाब आपको मिल गया 34.13%। अब ये बात तो एक तरफ हो गई ना, दूसरी बात और बताता हूँ कि 34.13% चांसेस हैं कि मेरी क्लास के स्टूडेंट 100 से, कोई भी स्टूडेंट 100 से 110 तक मार्क्स हासिल कर सकता है। ये बात वही सिर्फ अंदाजे बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। अब ये 100 से 110 कैसे हुआ और 100 से 90 कैसे हो रहा है, यही सोच रहे हैं आप। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 10 का, 10 10 10, राइट। तो इसी तरह यहाँ पर डिफरेंस 10 10 10, तो ये जो 10 है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इफ इट इज म्यू देन दिस मस्ट बी म्यू प्लस सिग्मा, दिस मस्ट बी म्यू प्लस 2 सिग्मा, दिस मस्ट बी म्यू प्लस 3 सिग्मा। इसी तरह दिस इज म्यू माइनस सिग्मा, म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू माइनस 3 सिग्मा। तो टोटल कितने स्टैंडर्ड डेविएशन का सफर हुआ? यानी म्यू दरमियान में, म्यू के लेफ्ट साइड पर 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस, म्यू के राइट साइड पर भी 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मिनिमम से मैक्सिमम तक जाते हुए कितने स्टैंडर्ड डेविएशन तय किए हमने? 1 2 3 4 5 6। तो 6 सिग्मा कहेंगे। अब कुछ याद आ रहा है किसी को? जो क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड लोग हैं वो मेरी बात इंडोर्स करेंगे कि यकीनन हमने QEC के अंदर ये टर्म सुनी है 6 सिग्मा। 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन कोई भी कंपनी उस वक्त तक सर्टिफाइड नहीं हो सकती जब तक वो अपनी प्रोडक्शन को 6 सिग्मा के अंदर ना कर ले। और इससे ऊपर आने वाली वैल्यूज जो होती हैं आउटलायर्स होती हैं, जो कि कंपनीज डिस्कार्ड कर देती हैं। जब आपके पास ये पूरा स्ट्रक्चर आ गया तो उसके बाद तो कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं आप। अब मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस पे ले जाने से पहले मैं वीडियो को बंद करूंगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको तफसील से